छू लो आसमान को, जमी की तलाश मत करो। जी लो जिंदगी को, खुशी की तलाश मत करो। मंजिल तो मिलेगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कर्मवीर में। मैं हाजिर हूँ आज आपके लिए एक नया अध्याय लेकर, जिसका नाम है अंकन। इसे अंग्रेजी में नोटेशन कहा जाता है। इस अंकन से संबंधित पुस्तकालय विज्ञान में बहुत सारे सवाल आते हैं, चाहे थ्योरिकली पेपर हो चाहे कंपटीशन का पेपर हो। ये डिलीस बिलीस दोनों के लिए समान महत्व रखता है। इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंकन क्या है? अंकन शब्द जो अंक से लिया गया है, ये न हटा दो तो पीछे अंक अंक बचता है। अंक का मतलब जो अल्फाबेटिकल जो अंक होते हैं 0 से 9 तक, वो जो किसी भी पुस्तकालय पद्धति में कुछ अंकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे अंकन कहते हैं। ये इसकी सीधी सी परिभाषा है। चलते आगे, इसमें क्या क्या दे रखा है। अब ये अंकन का अर्थ कई बार पूछा गया, कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये दिसंबर 2015 में पूछा गया है कि हम अपनी सुविधा के लिए दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कला विज्ञान के क्षेत्र में कुछ प्राकृतिक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और उसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे अंग्रेजी माध्यम से लिखने, अपने विचारों को लिखते समय कोमा का प्रयोग करते हैं, अल्पविराम, सेमीकोलन, इस तरह का जो प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये विवरण दिया गया कि सिंपल सी भाषा में समझा जाए कि पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में कुछ चिन्हों और का जो प्रयोग किया जाता है, उसे अंकन कहा जाता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार किसी एक वर्गीकरण पद्धति में विभिन्न वर्गों को सूचित करने के लिए प्रयोग में लाई गई क्रम सूचक अंकों की व्यवस्था को अंकन कहते हैं। मार्गरेट मान ने क्या कहा है कि वर्गों तथा उसके उपविभागों के लिए प्रयोग में लाए गए प्रतीकों की उस पद्धति को अंकन कहते हैं। ये जो परिभाषा से संबंधित जो सवाल है, अक्सर परीक्षा में आते हैं और 2 नंबर आपको दिला कर ही जाते हैं। आगे चलते हैं। तो ये इसका अर्थ और परिभाषा भी हमने ये पढ़ ली है। तो आगे हम चलते हैं। ये सीयर्स की परिभाषा आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। आगे अंकन का आधार क्या है? तो अंकन के लिए कोई आधार चुनना पड़ता है। उसके लिए क्या, मैंने पहले ही आपको बताया, कुछ प्रतीक, चिन्ह, अंक। ये अब ये अंकन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हिंदी अरबी अंक, जैसे इंडो अरेबिक नंबर, यानी 0 से 9 तक जो अंक है वो हिंदी अरबी अंक है। रोमन के बड़े अक्षर ए से जेड तक, जो बड़े अक्षर जो कैपिटल लेटर्स है वो है। रोमन के छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर्स ए टू जेड। ग्रीक के अक्षर, ये जो डेल्टा है चिन्ह, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो एक परीक्षा में 2018 में ये सवाल आया हुआ कि कोई ग्रीक भाषा का कोई चिन्ह बताओ, या ये जो चिन्ह है किस भाषा से लिया गया है। विराम चिन्ह जैसे कोमा, सेमीकोलन, कोलन, डॉट, बिंदु इत्यादि ये चिन्ह। और गणितीय कुछ चिन्ह जैसे प्लस, माइनस इत्यादि। और अन्य जैसे कोई तीर, ये तीर भी समय को, भविष्य को दर्शाने के लिए ये तीर होता है, और भूतकाल को दर्शाने के लिए ये उल्टा चिन्ह इस ओर वो इशारा करेगा। और ये जो कोष्टक है, तो इस तरह के कुछ अंकन है वो पूछे गए हैं, या किस तरह का ये अंकन है, या कैपिटल्स का है, जो भी है। ये नॉर्मल है, ज़्यादातर सवाल इसमें आ जाते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। अगला है अंकन के प्रकार। अंकन कितने प्रकार के होते हैं? इस को लेकर कई बार सवाल पूछा गया है। दिसंबर 2017 में, 18 में, 19 में लगातार सवाल आया। ये बहुत ही महत्व रखता है। 2 नंबर का सवाल आपके आता है। तो हम जानेंगे अंकन कितने प्रकार के होते हैं। अंकन 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अंकन और एक मिश्रित अंकन। अब देखते हैं क्या हुआ कि वर्गीकरण पद्धति में एक ही जाति के या एक ही जाति के अंकों और प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। एक से अधिक जाति के चिन्हों और अंकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब एक ही जाति के, जैसे 0 से 9 हो, या ए टू जेड हो, या स्मॉल कैपिटल कोई भी हो, या सिर्फ स्मॉल हो या सिर्फ कैपिटल हो, या एक ही प्रकार के अंकों और प्रतीकों का प्रयोग जब किया जाता है तो उसे शुद्ध अंकन कहते हैं। परंतु जब एक से अधिक प्रकार के अंकों या प्रतीकों का प्रयोग, जैसे ए टू जेड है 0 से 9 तक,
ये सम्मिलित सारे जो अलग अलग प्रकार के जब प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है तब वो मिश्रित अंकन कहलाता है। इस चीज को लेकर ये सवाल आ सकता है कि शुद्ध अंकन किसे कहते हैं और मिश्रित अंकन किसे कहते हैं, तो ये आप समझ गए। अब ये है कि जो हमारे जो सिलेबस में 2 पद्धतियाँ हैं, वैसे विषय में काफ़ी सारी पद्धतियाँ हैं, ये धीरे-धीरे बनती रही है। जो सबसे जो पुरानी और प्रचलित जो पद्धति है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति, जिसे अंग्रेजी में डीडीसी कहा जाता है, तो वो जो पद्धति है, वो शुद्ध अंकन पद्धति है। उसमें सिर्फ एक प्रकार के ही अंक यूज़ में लिए गए, यानी 0 से 9 तक। और इसका जो अंकन है, शुद्ध अंकन का जो हमारी डीडीसी है, इसमें विभिन्न प्रकार के अंक और प्रतीक यूज़ में प्रयोग में लाए गए हैं। तो जो कोलन है, कोलन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के चिन्ह और प्रतीक काम में प्रयोग में लिए गए। तो जो हमारी कोलन क्लासिफिकेशन जो द्विबिंदु वर्गीकरण है, वो मिश्रित अंकन वर्गीकरण पद्धति है। अब आगे चलते हैं कि ब्लिस ने मिश्रित अंकन की बहुत प्रशंसा की है। शुद्ध अंकन की भी अपनी विशेषता है। ये सरल होता है, इसमें प्रयुक्त विभिन्न प्रतीकों का क्रम प्रत्येक पाठक को ज्ञात होता है। जैसे बी के बाद सी आएगा, ये 8 के बाद 9 आएगा, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य है। शुद्ध अंकन के गुणों के कारण दशमलव वर्गीकरण पद्धति बहुत प्रचलित हुई, परंतु शुद्ध अंकन की भी अपनी सीमाएं हैं। इसका आधार छोटा और पूर्व निर्धारित होता है। उदाहरण स्वरूप दशमलव वर्गीकरण में संख्या 0 से लेकर 9 के बीच, अर्थात 10 वर्गों, 9 मुख्य वर्ग और एक सामान्य वर्ग में ज्ञान जगत को बांटा गया है। तो इस तरह की ये चीजें हमें समझाई गई है। अगला है अंकन का उद्देश्य और आवश्यकता। इसको लेकर भी कई बार सवाल आता रहता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण में हमें विषयों के क्रम को निर्धारित करना पड़ता है तथा इसके साथ यह भी देखना पड़ता है कि वह क्रम ऐसा हो जो पुस्तकालय का उपयोग करने वालों को अधिक से अधिक सहायक सिद्ध हो। ऐसा करते समय हमें 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें यह निश्चित करना होता है कि वह विषय चाहे कितना भी जटिल क्यों न हो, किसी अनुक्रम में जिससे हजारों पद हो सकते हैं, कौन सा निश्चित स्थान होगा। दूसरा, अधिक से अधिक निकट संबंध रखने वाले विषयों को एक साथ किस विधि से रखा जाए ताकि जब भी किसी विषय को तलाशा जाए, निकटता संबंधित विषय सामग्री से घिरा हुआ प्राप्त हो। इस दोनों ही बिंदुओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के उद्देश्य से हमें किसी संकेत पद्धति को अपनाना पड़ता है, जिसे हम अंकन कहते हैं। ये जो अंकन जो का उद्देश्य, अब आवश्यकता के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अतः किसी भी वर्गीकरण पद्धति को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए अंकन नितांत आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्गीकरण पद्धति को गति प्रदान करना है। अंकन के अभाव में हम किसी भी वर्गीकरण पद्धति की व्यवस्था को कायम नहीं रख सकते और न ही उसके पाठकों की सहायता के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी चीज़ें हमें इसमें ये समझाई गई है। आगे चलते हम देखते हैं। अगला है अंकन के कार्य। तो अंकन क्या क्या कार्य करता है, ये इसको लेकर भी एक जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बन जाता है, कभी कभार 10 नंबर का भी बन जाता है। तो ये जो सवाल है जून 2017 और जून 2019 में आ चुके हैं। तो सवाल आएगा कि अंकन की कौन कौन से कार्य आप समझाइए। तो आप लिखेंगे अंकन के प्रमुख कार्य निम्नानुसार है। तो आप सबसे पहले वर्णाक्रम में व्यवस्थित अनुक्रम से संबंध स्थापित करना। तो इस तरह से आप लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो आपको जो भी उत्तर आप जैसे ही लिखेंगे तो आप एक बिल्कुल बिंदुवार सार गर्भित लिखेंगे और ज़्यादा रामायण में नहीं, एक बार इसको पढ़ना है, समझना है और फिर आपको एक व्यवस्थित तरीके से इसका अभ्यास भी करना है, तब भी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। और जब आप अच्छा लिख पाएंगे तो आपको अच्छे अंक अर्जित होंगे और वो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और आपका एक आत्मविश्वास का भी बढ़ावा देगा। वर्णानुक्रम का व्यवस्थित अनुक्रम से संबंध रखना। पुस्तकालय सूची या किसी ग्रंथ सूची में सभी अध्ययन सामग्री प्राय वर्गीकरण के क्रम में व्यवस्थित होती है। पाठकों की सहायता के लिए विषयों के सभी पदों को वर्णानुक्रम में भी व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि अल्फाबेटिकली। इस प्रकार पाठक सबसे पहले वर्णानुक्रम में अपने विषय की खोज करता है और उस संख्या को नोट करके वर्गानुसार व्यवस्थित पुस्तकों के क्रम में अपने विषय से संबंधित पुस्तक या पुस्तकों को एक ही स्थान पर एक साथ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अंकन वर्णानुक्रम के व्यवस्थित अनुक्रम को साथ जोड़ने का कार्य करता है। कहने का मतलब कोई भी
अगर पाठक के पुस्तकालय में जाएगा तो पुस्तकालय के पास एक बार सूची होती है जो वर्णानुक्रम में होती है, तो अपने अल्फ़ाबेटिकली के हिसाब से अपनी जो भी पुस्तक है वो देख लेगा, या विषय अनुसार होगी तो उसमें अपने देख लेगा। जो विषय अनुसार उस जो शेल्फ में जहाँ अलमारी में वो जाएगा, उसको खोजेगा तो उसमें देखेगा वो जिस पुस्तक या पुस्तकों की इच्छा जाहिर कर रहा था वो या लेना चाह रहा था, तो उसी के पास में उससे संबंधित और भी किताबें रखी होगी। तो इससे इससे क्या होगा कि जो वर्णानुक्रम जो व्यवस्था है सिस्टम में, अनुक्रम को एक संबंध स्थापित जोड़ने का जो कार्य कौन करता है? अंकन करता है। अगला, निदानियों पर व्यवस्थित सामग्री का स्थान यंत्रवत निर्धारित करना। निदानीय क्या, जो सेल्फ होती है उसको निदानीय कहते हैं, जो अलमारियों की सेल्फ होती है जिसके ऊपर वो सामग्री रखी जाती है। प्रतीक संख्या की सहायता से पाठक निदानियों पर व्यवस्थित अपनी अध्ययन सामग्री का शीघ्रता से पता लगा लेता है। जैसे भारत की शिक्षा, तो उसका जो वर्गांक है T.44 यानी टी एजुकेशन का है और 44 इंडिया की कोड है। तो इस प्रतीक की सहायता से वो इस विषय से संबंधित सभी पुस्तकों को निदानियों पर प्राप्त कर लेगी। यानी कि इस वर्गांक से संबंधित जो बनी भारत की शिक्षा से संबंधित जितनी भी किताबें एक ही निदानी पर वहाँ मिल जाएगी। अगला, समकक्ष व अधीनस्थ वर्गों के क्रम को प्रदर्शित करना। ज्ञान के क्षेत्र में कुछ वर्ग एक वर्ग दूसरे से समकक्ष दर्जे के होते हैं। कुछ वर्ग किसी एक प्रधान वर्ग के विभाजन या उपवर्ग होते हैं। ये सभी उपवर्ग प्रधान वर्ग के अधीन होते हैं। जैसे हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म अपनी पंक्तियों में समकक्ष दर्जे के होते हैं। इस हिंदू धर्म के लिए कोड 01 है, जो वैदिक के लिए उत्तर वैदिक के लिए Q2 है, और जैन के लिए Q3 और बौद्ध धर्म के लिए Q4 और ईसाई धर्म के लिए Q6। तो प्रतीक संख्याओं द्वारा स्पष्ट होता है कि ये सभी जो समकक्ष वर्ग है, यानी कि Q से जो इनको धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो धर्म का जो मुख्य जो अंकन है वो है Q है। और अगला X इकोनॉमिक्स का है, उसमें 772 संपत्ति कर से, X723 भूमि कर से, X724 आय कर से। इस तरीके से इन सभी वर्गों में से जो X72 है वो टैक्स का है, टैक्स प्रधान वर्ग का। और उसके बाद जैसे ये 2 है, 3 है, 4 है, ये अलग अलग उनसे जो संबंधित जो कर है उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरीके से ये जो अंकन है समकक्ष और अधीनस्थ वर्गों के क्रम को भी प्रदर्शित करता है। अगला, वर्गीकृत व्यवस्था में उसके अनुक्रम को यंत्रवत करना। कि वर्गीकरण में प्रत्येक पद को क्रम सूचक प्रतीक संख्या प्रदान कर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। यह प्रतीक संख्या वर्ग के द्वारा वर्गीकृत व्यवस्था व उसके अनुक्रम को यंत्रवत बना दिया जाता है, यानी कि एक मैनेजमेंट तरीके से बना दिया जाता है। अर्थात वर्ग संख्या की सहायता से किसी भी पुस्तक के स्थान का तुरंत पता लगाया जा सकता है। साथ ही इसकी सहायता से पुस्तक को अपने निर्धारित स्थान पर भी तुरंत वापस रखा जा सकता है। पुस्तकालय में जब नवीन पुस्तक आती है तो उसे भी सह संबंधित की पुस्तक के साथ वर्तमान व्यवस्था को बिना भंग किए तुरंत रखा जा सकता है। तो ये कब संभव है? जब ये अंकन का जो सही तरीके से व्यवस्थापन होगा। अगला है पुस्तक संग्रह कक्षों का मार्गदर्शन करने में सहायक। तो बड़े बड़े पुस्तकालय में पुस्तकें अनेक संग्रह कक्षों में व्यवस्थित होती है। उसकी जानकारी प्रदान करने के लिए मार्गदर्शक चार्ट बनाकर विभिन्न स्थानों पर लगा दी जाती है। इस कार्य को अंकन बहुत आसान बना देता है। क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी जो अलमारियाँ होती है उसमें अलग अलग कक्ष होते हैं, हर विषयवार होते हैं। तो हर विषयवार आप जैसे ही आप द्वार पर जाएंगे तो आपके एक चार्ट बना होगा। तो चार्ट में आपके किताब का नाम, उसका अंकन दर्ज होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा इस तरफ जाना है, इस अलमारी में जाना है, इस दाईं तरफ जाना है, बाईं तरफ कौन कौन सी किताब मिलेगी। तो आपको जो पुस्तक संग्रह कक्ष का भी जो मार्गदर्शन है वो अंकन के माध्यम से हो जाता है। अगला, वर्गीकरण पद्धति की अनुसूचियों के निर्माण तथा उसके भौतिक स्वरूप में अत्यधिक मितव्ययता प्रदान करना। पक्षात्मक वर्गीकरण में विभिन्न पक्षों से संबंधित विचारों की पृथक पृथक मानक अनुसूचियां बना दी जाती है। इसके साथ ही बहुत से सामान्य विचार जो अनेक विषयों के साथ समान रूप से जोड़े जाते हैं पृथक सामान्य अनुसूचियों में प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार एक से अधिक अनुसूचियों से विभिन्न पदों से संबंधित प्रतीकों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार दोनों ही क्षेत्रों में अंकन द्वारा मितव्ययता प्रदान की जाती है। मितव्ययता का मतलब छोटे से अंकों में ही बहुत सारी चीजें उसमें दर्शाई जाती है। तो ये मितव्ययता का उदाहरण हो जाता है। अगला है स्मृति सहायक विशेषता द्वारा पुस्तकालय को सहायता देना। यानी कि ये जो अंक होते ऐसे होते हैं स्मृति सहायक, यानी कि याद आसानी से हो जाते। स्मृति सहायक विशेषता द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष को सहायता देना। तो वर्गीकरण के क्षेत्र में विभिन्न वर्गों
विभिन्न विषयों के उपवर्गों में एक ही प्रकार के विचार को या उससे मिलते जुलते विचार को व्यक्त करने के लिए एक ही अंक का प्रयोग किया जाता है। यह स्मृति सहायक अंकन विधि पुस्तकालयाध्यक्ष को प्रत्येक विषय के वर्गों के अनुक्रम को याद करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में G:2, I:2, K:2, L:2, V:2, तो इसमें जो दो का जो स्मृति सहायक अंकन के रूप में प्रयोग किया जाता है, इन सभी विषयों में 2 का जो अंकन है वो संरचना को या गठन बनावट यानी स्ट्रक्चर या बनावट के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जी बायोलॉजी का, आई बॉटनी का, के जो प्राणी शास्त्र का, एल मेडिसिन का है और वी इतिहास का है। तो इनका भी अर्थ रचना या गठन बनावट हो जाता है। तो इतिहास में संरचना से अर्थ में न लेकर गठन से लिया जाएगा। अगला है पुस्तकों की निर्गम आगम प्रक्रियाओं में सहायता देना। तो अंकन से क्या होगा, जो पुस्तकें हमें किसी इश्यू करते वापस हम लेते हैं, ये निर्गम और आगम। निर्गम किसको देना है, आगम यानी कि वापस पुस्तकालय में पुस्तकें जमा करना। पाठकों को पुस्तकें उधार देते समय अंकन निर्गम प्रतीक के रूप में कार्य करता है, अर्थात पुस्तक की वर्ग संख्या को निर्गम प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये प्रतीक निर्गम व्यवस्था को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करता है तथा इसकी सहायता से निर्गम की गई पुस्तकों के विषयानुसार आंकड़े आसानी से तैयार किए जाते हैं। तो ये हमने जो कुछ जो वर्गीकरण के जो कार्य थे वो हमने ये पढ़े। ये जो 4 नंबर का अच्छा सा सवाल बन जाता है, इसमें काफ़ी चीज़ें समझाई गई सरल तरीके से और मैंने भी प्रयास किया आपको समझाया जाए। तो BC बिक्री एक बड़े विद्वान हुए पुस्तकालय विज्ञानी के, उन्होंने कहा है अंकन जिसके द्वारा वर्गांक का निर्माण होता है तथा जिस वर्गांक के प्रतीकों को क्रम सूचक मूल्य के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, विभिन्न विषयों को एक अधिमान्य क्रम में रखने का कार्य करता है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अंकन की वर्गीकृत विषयों की संरचनात्मक विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, अर्थात उसके द्वारा यह व्यक्त हो जाता है कि मिश्रित या संयुक्त विषय शीर्षकों की वर्ग संख्या की संरचना किस प्रकार हुई है तथा विभिन्न पदों के प्रतीकों को किस किस स्थान पर किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। ये तो अंकन के कार्य थे। अब अंकन के गुणों को लेकर भी सवाल जून 2016 जून 2017 में आए हुए और कंपटीशन में कई बार आते हैं। 2 नंबर का भी आ सकता है कि अंकन के गुण बताइए या 2 गुण बताइए, 3 गुण। तो आप इसको समझ लें, बिल्कुल ही सरल है, आपको 2 नंबर या 4 नंबर दिला के ही रहेगा कि एक उत्तम या अच्छे अंकन के गुण क्या है। एक तो संक्षिप्त यानी ब्रेविटी, सिंप्लिसिटी यानी सरलता, वर्धनशीलता यानी एक्सपेंसिबिलिटी एंड हायरार्किकल, स्मरणशीलता यानी याद रखने योग्य। तो ये और संश्लेषणात्मक, अभिव्यंजनात्मक और सापेक्षता। अब इसका प्रत्येक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला संक्षिप्त यानी शॉर्ट, जहाँ तक संभव हो जो अंकन अधिक से अधिक छोटा होना चाहिए। अंकन की संक्षिप्तता उसके आधार के विस्तार पर निर्भर करती है। अंकन का आधार जितना विस्तृत होगा उस वर्गीकरण पद्धति की जो वर्ग संख्याएं उतनी ही छोटी होगी, अर्थात वर्गीकरण पद्धति के अंकन के आधार के लिए प्रयोग में लाए गए प्रारंभिक प्रतीकों चिन्हों की संख्या यदि अधिक होगी तो उसका वर्गांक छोटा होगा। यदि विभिन्न जातियों के अंकों का प्रयोग किया जाए तो सभी प्रारंभिक मुख्य वर्गों को स्वतंत्र स्थान मिल जाएगा, अंकन स्वतः छोटा हो जाएगा। उदाहरणतः यदि A से Z 26 अक्षरों 1 से 0 से 9 ये जो 10 अंक है, A से Z जो स्मॉल लेटर्स है और IOA1 इनको छोड़कर का अंकन के आधार पर प्रयोग किया जाए तो 59 प्रारंभिक स्थान मिल सकते हैं और इस प्रकार वर्गांक के निर्माण में कम अंकों का प्रयोग होता है। जैसे द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार जो अर्थशास्त्र का X है और राजनीति का W है, और वही अगर DDC में हम देखा जाए अर्थशास्त्र को 330 है और राजनीति के जो कोड है वो 320 है। द्विबिंदु वर्गीकरण के अंकन का आधार विस्तृत है, अर्थात मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया है, इसलिए केवल एक ही अंक द्वारा वर्ग संख्याओं का निर्माण हुआ है, किंतु दशमलव वर्गीकरण का आधार छोटा है, केवल 0 से 9 का ही प्रयोग किया गया है। अतः
इसकी वर्ग संख्या में 3 अंकों का प्रयोग किया गया है, जिसका विस्तृत आधार वाला मिश्रित अंकन छोटी वर्ग संख्या प्रदान करता है तथा छोटे आधार वाला शुद्ध अंकन बड़ी वर्ग संख्या में प्रदान करता है। बड़ा अंकन आसानी से याद नहीं रखा जा सकता है, अतः इसे लिखने में गलती नहीं होती है। छोटा अंकन आसानी से समझा जा सकता है, इसे लिखने में कोई गलती नहीं होती। इसके अलावा अंकन की संक्षिप्तता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वर्गीकरण पद्धति में विभिन्न विषयों के लिए अंकों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, अर्थात विभाजन के प्रत्येक चरण पर कितने अंक उपलब्ध है, किस एक रूपता व समानता से अंकों का बंटवारा होना चाहिए तथा जिसके कम उपवर्ग हो उसे कम प्रतीकों का बंटवारा किया गया है। जिस विषय के अंतर्गत अधिक उपवर्ग हो उसे अधिक प्रतीकों अंकों का बंटवारा होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग में धर्मशास्त्र से अधिक वर्ग होते हैं, तो इंजीनियरिंग को धर्मशास्त्र से अधिक अंक अधिक चिन्ह मिलने चाहिए। ये तो संक्षिप्तता के बारे में था। अगला है सरलता। तो अंकन यथासंभव सरल होना चाहिए। सरलता दो निश्चित विशेषताओं की ओर संकेत करती है, अर्थात सरलता का पहला अर्थ यह है कि अंकन ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा अनुक्रम की स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाए। जैसे हिंदी अरबी अंक 0 से 9 है, रोमन अक्षर ए से जेड स्वतः ही अपने अनुक्रम को व्यक्त कर देते हैं। इसके अनुक्रम को सभी जानते हैं। सरलता का दूसरा अर्थ ये अंकन ऐसा होना चाहिए जिसका सरलता से उच्चारण किया जा सके, जिसे सरलता से याद रखा जा सके, जिसे सरलता से दूसरों को बताया जा सके, जिसे आसानी से लिखा और टाइप किया जा सके। जैसे 0 से 9 के अंक रोमन के बड़े अक्षर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, किंतु अक्षर IO1 अंक में तथा शून्य का भ्रम पैदा करते। जैसे ओ और शून्य में बहुत बार भ्रम पैदा हो जाता है, इसको हम शून्य माने या ओ वर्ण की भ्रांति पैदा हो जाती है। इसलिए अंकन में इस प्रकार की भ्रांति का समावेश नहीं होना चाहिए। अगला वर्धनशीलता। वर्धनशीलता, विस्तारशीलता, ग्राह्यता एवं समायोजनशीलता शब्दों का प्रयोग एक अर्थ व उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन सभी शब्दों का अर्थ यह है कि अंकन ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर उत्पन्न होने वाले विषयों, उपवर्गों व विचारों को वर्तमान अनुक्रम में समुचित स्थान प्रदान करने की क्षमता रखता हो। नए विषय या विचार किसी भी पंक्ति के पहले छोर पर, पंक्ति के बीच में या पंक्ति के अंतिम छोर पर किसी भी जगह अपने स्थान की मांग कर सकते हैं। अतः अंकन में नए विषयों व विचारों की अनुसूचियों की वर्तमान व्यवस्था में बिना किसी व्यवधान या अव्यवस्था के उचित स्थान प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। अंकन की वर्धनशीलता के अभाव में वर्गीकरण पद्धति ज्ञान जगत के विस्तार की गति के साथ नहीं चल सकती, वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी या अप्रचलित हो जाएगी। तो ये वर्धनशीलता का मतलब कि उसमें विस्तार की संभावना होनी चाहिए, और कोई भी नया अगर विषय अगर आता है, कोई खोज किसी विषय की होती है, तो उसे भी बीच में स्थान, उस जो वर्गीकरण व्यवस्था है उसको बिना व्यवधान किए उसको उचित स्थान वो मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, जो वर्गीकरण पद्धति है ज्ञान जगत के साथ चल नहीं सकती। अगला स्मरणशीलता यानी कि याद रहने योग्य। वर्गीकरण पद्धति में प्रतीकों या चिन्हों का इस भांति प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि जहाँ कहीं भी उनका प्रयोग किया जाए उनका अर्थ लगभग समान ही हो। उदाहरणतः द्विबिंदु वर्गीकरण ए अक्सर जहाँ भी प्रयोग किया जाता है तो ग्रंथ सूची के अर्थ में ही किया जाता है। उसी प्रकार 44 जो संख्या का जो प्रयोग केवल भारत भौगोलिक क्षेत्र किया जाता है, उसी प्रकार DDC दशमलव वर्गीकरण में 03 का जो प्रयोग है सभी स्थानों पर विश्वकोश या शब्दकोश के लिए किया जाता है। यह गुण आकस्मिक या अनुषंगिक नहीं होना चाहिए। गुण आकस्मिक या अनुषंगिक होना चाहिए। अगला ये हो गया स्मरणशीलता। अगला है संश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक क्या है कि ये अंकन इस प्रकार का होना चाहिए कि आवश्यकता अनुसार उसका संश्लेषण किया जाए। उदाहरण के लिए सभी विषयों के विभिन्न पक्ष होते हैं। पहले किसी भी पुस्तक के विशिष्ट विषय की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके बाद इस विशिष्ट विषय का उसके विभिन्न पक्षों से विश्लेषण किया जाता है। वर्गीकरण की अनुसूची में इन पक्षों के वर्गों संबंधी अंकन प्राप्त किए जाते हैं तथा इन प्रतीकों की नियमानुसार एक साथ जोड़ दिया जाता है। अतः अंकन में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि विभिन्न
कि विषय के विभिन्न पक्षों का आसानी से विश्लेषण किया जा सके और विश्लेषण में विभिन्न पक्षों की संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती रहे। द्विबिंदु वर्गीकरण में विश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति का अंकन प्राय संश्लेषणात्मक होता है। तो इसमें जो संश्लेषणात्मक क्या होता है कि सबसे पहले इसमें एक जो वर्गीकरण के हम सोपान पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें संश्लेषणात्मक क्या होती है, 8-9 लगभग टॉपिक्स होते हैं, उसके जो स्टेप होते हैं उसका वहाँ हम उस पार्ट में डिटेल से आराम से हम पढ़ेंगे। तो इस पद्धति में क्या होगा, सबसे पहले उसकी जो पक्ष है, जैसे व्यक्तित्व पक्ष है, ऊर्जा पक्ष है, स्थान पक्ष है, उनका पहले विश्लेषण किया जाएगा, कौन कौन सा पी पार्ट है, एम पार्ट है। उसके बाद उनका जो वर्गांक है वो लिया जाएगा, फिर उनको आपस में एक जोड़ दिया जाएगा। तो वो एक संश्लेषणात्मक है। अगला अभिव्यंजनात्मक। ऐसे अंकन का प्रयोग किया जाना चाहिए जो वर्गीकरण पद्धति के वर्ग विभाजन के क्रम को आसानी से व्यक्त कर सके या प्रदर्शित कर सके। अंकन के द्वारा ही ये स्पष्ट रूप से पता लग जाना चाहिए कि किसी प्रधान वर्ग के अधीनस्थ उपवर्ग कौन कौन से है तथा प्रधान वर्ग की विशिष्टता सूचित करने वाला प्रतीक उन सभी उपवर्गों में विद्यमान है या नहीं। अर्थात विभाजन के क्रम में विभाजन की प्रत्येक विशेषता को व्यक्त करने वाला प्रतीक उसके उपवर्गों में विद्यमान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अधीनस्थ वर्ग नियंत्रित वर्ग के अधीन प्रतीत हो, उसके उप भाग के रूप में दिखाई दे। अंकन द्वारा ही उपवर्गों की क्रम परंपरा की अभिव्यंजना तक हो जानी चाहिए। तो इसमें ये कोड गए, जैसे KX 311 ये गाय के, 312 भैंस के और 313 बकरी के। ये सभी वर्ग अंकन स्तर पर प्रधान जो वर्ग है KX 31 यानी दुधारू पशु के उपभाग के रूप में प्रतीत होते हैं, क्योंकि KX 31 द्वारा प्रतीत की गई विशेषता इन सभी में विद्यमान है। सापेक्षता। वर्गीकरण पद्धति में वर्गांक की लंबाई अर्थात उसमें प्रयोग किए गए अंकों की संख्या उस वर्ग के क्रम या दर्जे के अनुपात में होनी चाहिए जिसको उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब किसी वर्ग का अर्थ सीमित हो और विस्तार कम हो तो उसका अंकन बड़ा होना चाहिए। अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में प्रथम क्रम व दर्जे के अंकों को एक ही अंकों द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका विस्तार अधिक होता है। द्विबिंदु वर्गीकरण में प्रथम क्रम के वर्गों को एक ही अंक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे राजनीति शास्त्र W, अर्थशास्त्र X और समाजशास्त्र Y। इसके अतिरिक्त अच्छे अंकन के संबंध में कुछ विद्वानों के विचार भी निम्न प्रकार है। BC बिक्री ने कहा अच्छा अंकन वही होता है जिसमें प्रयोग किए गए प्रतीकों व अंकों की व्यवस्थित करने के क्रम को पाठक आसानी से समझ सके, अर्थात उनके व्यवस्थित करने का क्रम स्वतः ही स्पष्ट होना चाहिए। ये जो सवाल है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी का पेपर हो चाहे कंपटीशन का पेपर हो, कि ये लाइन लिखी हुई आएगा ये कथन किसका है। वह किसी भी विषय का संबंध उसके अधीनस्थ और उसके समक्ष उसकी ऊपरी श्रेणी के पदों के साथ प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित हो सके। अगला है CJ कोर्स के अनुसार अंकन वही अच्छा होता है जिसमें बोधगम्यता हो, जो याद रखने में सुगम हो और ज्ञान जगत के परिवर्तनशील वातावरण में निरंतर विकास पाता रहे, वह अपना अस्तित्व बनाए रखे। तो ये थी उसकी विशेषताएं। अब वर्गीकरण में अंकन का महत्व क्या है, इसको लेकर भी काफी सारे सवाल आते रहते हैं। ये आपके 4 नंबर का सवाल आ जाता है कि अंकन का क्यों महत्व है और ये अंकन किस प्रकार एक महत्व रखता है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि वर्गीकरण में अंकन का बहुत ही महत्व है, किंतु इसके साथ ही H.E. बिलिस के अनुसार अंकन वर्गीकरण के क्रम को ही प्रतिबिंबित करे, वह उसके क्रम निर्धारण को नहीं करे। अर्थात वर्गीकरण के क्रम का केवल सहायक व पूरक है। वर्गीकरण के क्रम का केवल सहायक और पूरक है। वह केवल वर्गीकरण द्वारा निर्धारित किसी भी अनुक्रम को कायम रखने या बनाए रखने की एक क्रिया विधि है। वर्गीकरण में इसका जो स्थान है वो गौण होता है। ब्लिस महोदय के कथानुसार अंकन किसी वर्गीकरण का निर्माण नहीं करता है, अपितु किंतु वह उसे हानि पहुंचा सकता है।
अतः वर्गीकरण पद्धति का अनुक्रम निर्धारित करने के बाद ही किसी अंकन पद्धति के अपनाने पर विचार करना चाहिए। सीयर्स के अनुसार अंकन वर्गीकरण के साथ जोड़ी गई वस्तु है, किंतु साथ ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसके बिना किसी भी वर्गीकरण को व्यवस्थित क्रम में नहीं रखा जा सकता है और न ही इसके अभाव में वर्गीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ सीयर्स का भी कथन है कि अच्छा अंकन त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण को अच्छा तो नहीं बना सकता, किंतु एक दोषपूर्ण अंकन किसी भी वर्गीकरण पद्धति को उपयोगिता के अधिकांश भाग को नष्ट कर सकता है। तो नीचे वाली जो लाइन है बहुत ही अच्छी है, ये काफ़ी चीज़ें हमें समझाई गई है। इस तरीके से हमने जो ये पाठ है वो हमें एक बार आराम से हमने पढ़ लिया। अब इसके जो मेन जो सवाल होते हैं उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो इसमें काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं कि ये कि अंकन के क्या-क्या प्रकार है वो आ सकते हैं। अंकन के 3 अच्छे गुण बताइए, ये भी सवाल आ सकता है। कॉलम क्लासिफिकेशन में किस प्रकार का अंकन किया गया है, जो शुद्ध अंकन है, सॉरी मिश्रित अंकन है, और डीडीसी जो ड्यूई डेसिमल जो क्लासिफिकेशन है उसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जा गया है। और अंकन से आपका क्या तात्पर्य, ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। अगला है 4 नंबर का आपके सवाल आ सकता है, अंकन की परिभाषा दीजिए, या ये भी आ सकता है, या 4 नंबर का और ये भी आ सकता है कि अंकन के गुणों का वर्णन कीजिए, या अगर 10 नंबर का दोनों को सवाल मिला के आ जाता है। दूसरा आ जाता है अगर 4 नंबर का बनेगा अंकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और अगर 10 नंबर का बनेगा तो अंकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उद्देश्य बताइए, या उसकी आवश्यकता को बताइए। या 4 नंबर का ये भी सवाल बन सकता है कि जो अंकन के उद्देश्य क्या है वो भी आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पुस्तकालय वर्गीकरण के अंकन का पुस्तकालय वर्गीकरण में अंकन का वर्णन कीजिए, दशमलव द्विबिंदु वर्गीकरण के अंकन के गुणों की तुलना कीजिए। ये भी बहुत हाई लेवल का इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसे भी आप तैयार रखें। अब ये जो पीछे पारिभाषिक शब्दावलियां, यहाँ से भी सवाल कई बार आए हैं कि अंकन क्या है, किसी भी वर्गीकरण पद्धति में वर्गों को चित्रित करने वाले अंक या संकेतन, या अपन सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी भी वर्गीकरण पद्धति में कुछ चिन्हों या अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे अंकन कहते हैं। अब ये मिश्रित अंकन क्या है, इसका भी कई बार, यानी ऐसी अंकन पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंक है, अक्षर है, तो वो मिश्रित अंकन कहलाएगा। और जो शुद्ध अंकन में क्या एक ही प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे या तो अंक हो या अक्षर हो, तो वो आपका शुद्ध अंकन कहलाएगा। तो एक इस तरीके से ये सवाल है आते रहते हैं। तो चलिए, आज हमने बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ा, और अगले पाठ में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।